हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम RSCIT कोर्स का जो भी सिलेबस है उसे डे बाय डे कवर कर रहे हैं और प्रीवियस की क्लासेस में हमने इसके काफ़ी चैप्टर्स कवर कर लिए जैसा कि आप सभी जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि राजस्थान की में कई ऐसी वैकेंसीज़ हैं जिनमें कि RSCIT का सर्टिफिकेट आपका वैलिड रहता है, तो इसीलिए स्टूडेंट्स इस कोर्स को अपने लिए करते हैं ताकि वो राजस्थान की कई वैकेंसीज़ के लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांगी जाती है उसके लिए अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सके और कुछ प्रैक्टिकल वर्क भी सीख सके। फॉर एग्जांपल वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जिन पे कि नॉर्मली ऑफिसेज में वर्क किया जाता है कि एडिटिंग किस तरह से आप एक डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। और भी कुछ बेसिक टर्म्स है जैसे कि इंटरनेट की सिक्योरिटीज़, इंटरनेट एप्लीकेशंस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन किस तरह वर्क किया जा सकता है, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स, इसके लिए एक मॉडल तैयार किया गया है। वो RSCIT कोर्स में सब कुछ कवर करा गया है, ठीक है। इसीलिए काफ़ी बेनिफिशियरी आपके कोर्स है अगर आप गवर्नमेंट वैकेंसीज़ के लिए अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं हमने चैप्टर नंबर 10 कवर कर लिया था। 11, 12, 13 के बारे में मैंने आपको बता दिया था। हमारा चैप्टर नंबर 14 रनिंग में था जिसका कि नेम था साइबर सिक्योरिटी एंड अवेयरनेस, कि किस तरह से कितने अटैक्स होते हैं हमारे डिवाइसेस पर जिन्हें हम साइबर थ्रेट्स के नाम से जाने जाते हैं। डिफरेंट टाइप के अटैक्स डिफरेंट हमारी डिवाइसेस पर से के थ्रू हमारी डिटेल्स को क्या करते हैं, एक्सेस करने की कोशिश कर सकते हैं और उन्हें लीक करने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद हमने सिक्योरिटी सील्स के बारे में, ट्रस्टेड सील्स के बारे में पढ़ा था। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा सिक्योर ब्राउजिंग हैबिट्स एंड मेलिंग एटिकेट्स, ठीक है। सिक्योर ब्राउजिंग हैबिट्स यानी जब आप कुछ भी ब्राउज़ करें, कोई सा भी अपने ब्राउज़र पर किसी वेबसाइट को ओपन करें तो आपको किन किन टर्म्स को ध्यान में रखना है, किस तरह सिक्योर वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, किस तरह अनसिक्योर वेबसाइट का आप पता लगा सकते हैं और किस तरह अपनी डिटेल्स किसी भी अनऑथोराइज पर्सन तक जाने से रोक सकते हैं। तो ये हमारा किस में आएगा, सिक्योर ब्राउजिंग हैबिट्स में। मेलिंग एटिकेट्स के आप जब किसी को मेल लिखें तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है वो हमारा मेलिंग एटिकेट्स के अंडर में आ जाता है। तो पहले इसमें बता रहे हैं हम बेस्ट प्रैक्टिस फॉर सिक्योर ब्राउजिंग, यानी सिक्योर ब्राउजिंग के लिए कुछ ऐसे आपको टर्म्स बताई जाएंगी जिनको कि आपको ध्यान में रखना होगा। आपको अपनी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए कुछ अच्छी आदतों को विकसित करना चाहिए। जब आप कुछ भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं सिक्योर रहने के लिए तो आपको इन टर्म्स को ध्यान में रखना चाहिए, उनका यूज़ करना चाहिए। निम्नलिखित अनुशंसाएं इसमें आपकी सहायता कर सकती हैं। अपने सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखें, है ना, यानी अपने सॉफ्टवेयर्स को जैसी भी रिक्वायरमेंट है ना, जैसे अपडेट्स अगर आपको शो करवाए जा रहे हैं तो अपडेट रखें, उसे बिना अपडेट ना रखें, है ना। अगर आपको रिकमेंडेड किया जा रहा है कि आपका वर्जन ओल्ड हो रहा है, आप अपडेट करें, तो आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहे, क्योंकि क्या होता है ओल्डर वर्जन्स में अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अपडेटेड वर्जन की तुलना में। तो वही लिखा हुआ है, ब्राउज़र सॉफ्टवेयर में मौजूद कमजोरियों को ठीक करने के लिए नए पैच को जारी किया जाता है। ब्राउज़र के अतिरिक्त आपको हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर को हर समय अप टू डेट रखना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। एंटीवायरस रन करें। देखिए एंटीवायरस क्या करता है, वायरस से आपके सिस्टम को प्रोटेक्शन देता है। अब ये एंटीवायरस आपके पेड भी हो सकता है और फ्री भी हो सकता है, तो आप फ्री का यूज़ ना करते हुए पेड एंटीवायरस को अपने डिवाइसेस में रन करें। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में दुर्भावपूर्ण फाइलों को स्कैन करके हटाता है, वायरस को क्लीन करता है। मार्केट में एंटीवायरस भुगतान और मुफ्त दोनों के, पेड और फ्री दोनों के रूप में मिलते हैं। आप अपनी आवश्यकताओं के आधार पर किसी भी एक को चुन सकते हैं। एक बार एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद ही जांच ले कि वो सही काम कर रहा है और आपके द्वारा डाउनलोड की जाने वाली कोई भी फाइल को संभावित इन्फेक्शंस के लिए चेक कर रहा है। ये एंटीवायरस ही क्या करता है, कुछ भी आप डाउनलोड कर रहे हैं या पेन ड्राइव ही क्यों ना लगा रहे होते हैं तो ये क्या करता है, उन्हें स्कैन करता है। अगर ये उन डिवाइसेस में, उन डाउनलोड्स में, अटैचमेंट में कोई वायरस देखता है तो आपको इन्फॉर्म कर देता है। अदरवाइज अगर वायरस नहीं होता है तो वो उसे आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रन कर देता है जिस भी प्लेटफॉर्म को आप यूज़ कर रहे हैं।
नेक्स्ट आता है फिशिंग में हम जानते हैं हमारी पर्सनल डिटेल्स बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो ऐसी हमलों से भी आपको बचना चाहिए। उन अटैक्स में जहाँ पे आपसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पूछी जाए वहाँ पे डिटेल्स एंटर नहीं करना चाहिए। फिशिंग हमले में आपको ईमेल के माध्यम से एक लिंक भेजा जाता है। लिंक किसके थ्रू भेजा जाता है? ईमेल के माध्यम से, जिसमें क्लिक करने पर संवेदनशील और व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाती है। अक्सर ये संदेश बैंकों, सोशल मीडिया साइट्स और शॉपिंग साइट्स द्वारा भेजे हुए प्रतीत होते हैं। लगता है इनके थ्रू है कि इनके थ्रू आए, बट ये इनके थ्रू नहीं आते हैं, ये किसी अनऑथराइज पर्सन के थ्रू सेंड किए जाते हैं। फिशिंग संदेशों में अक्सर ऐसे लिंक होते हैं जो आपको, लिंक तो आप जानते हैं ब्लू कलर की लाइंस होती है, आप उन पर क्लिक करते हैं, आप किसी दूसरी अनऑथराइज साइट्स पर चले जाते हैं, तो वो क्या होता है? लिंक्स होते हैं जो आपको लोकप्रिय साइटों के नकली संस्करण, यानी एकदम फेक जो वेबसाइट होती है ना, उन पर आपको ले जाते हैं। आप अवांछित अनचाहे संदेशों को अनदेखा करके इस तरह से अज्ञात स्रोतों से आने वाली ईमेल को न खोलें, ना ही इन ईमेल के अंदर दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करें। इस तरह आप फिशिंग से बच सकते हैं। आपको अगर वेबसाइट का एड्रेस पता है तो आप सीधे ही वेब ब्राउज़र में जाकर इसे टाइप कर सकते हैं। किसी भी अनऑथराइज पर्सन से आपको अगर कोई मेल आ रहा है तो आपको इन्हें ओपन करने से पहले सोचना चाहिए कि ये मेरे नोन का नहीं है, ये फेक हो सकता है। तो आपको खुद को अपने कॉमन सेंस का यूज़ करना है और ऐसे लिंक्स पर क्लिक नहीं करना है। अगर आप किसी वेबसाइट का एड्रेस जानते हैं, फॉर एग्जांपल हम island.myrkcl का एड्रेस जानते थे, तो हमने क्या लिखा था ब्राउज़र में? डायरेक्ट island.myrkcl लिखा था। यूं ही इंटरनेट पर ब्राउज नहीं करा, सर्च नहीं करा, डायरेक्ट हमने एड्रेस लिख दिया। तो आप डायरेक्ट एड्रेस लिखकर भी इस तरह से बच सकते हैं किसी दूसरी साइट पर जाने से। पासवर्ड का पुनः उपयोग न करें, डोंट रीयूज पासवर्ड। आप अपनी सभी साइटों के लिए एक ही पासवर्ड का उपयोग ना करें, सेम पासवर्ड ना बनाएं। इससे साइबर हमलावर को आपका पासवर्ड ज्ञात होने की स्थिति में आपको बहुत नुकसान हो सकता है। इसके बजाय आप अलग अलग पासवर्ड रखें, इन्हें आप हस्तलिखित या किसी सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं। हर साइट के लिए एक अलग पासवर्ड बनाने के लिए आप स्वयं का एक एल्गोरिदम बना सकते हैं जिसके बारे में सिर्फ आप ही जानते हो। इसके अलावा आपको अपने पासवर्ड 90 डेज में चेंज कर लेने चाहिए। ठीक है, आपका पासवर्ड हर साइट के लिए कोशिश करिए सेम ना रखें, क्योंकि अगर सेम होगा तो कोई एक पासवर्ड भी अगर किसी अटैकर को पता चलता है तो वो आपके हर एक प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए? हर एक प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग पासवर्ड रखना चाहिए। उन पासवर्ड को आपको किसी भी सुरक्षित स्थान पर, घर में कहीं भी, आप जहाँ से कोई भी ना पढ़ सके ऐसी जगह आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि इतने पासवर्ड याद करना कभी कभार पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि काफ़ी हमें लॉगिन्स करने पड़ते हैं, काफ़ी हमें पासवर्ड बनाने पड़ते हैं। तो सेम पासवर्ड नहीं रखे, अलग अलग बनाए, अपनी खुद की कोई एल्गोरिदम बना के रखे कि मैं इस तरह से उस डेट का कॉम्बिनेशन मेरा पासवर्ड रखता हूँ, है ना। तो एल्गोरिदम आपको खुद बनानी पड़ेगी पासवर्ड की, और उन्हें क्या कर ले, कहीं पे सिक्योर रूप में स्टोर लिख ले, ताकि फ्यूचर में आप अगर अपने पासवर्ड को भूले तो वहाँ से आप एक्सेस कर सकें, केवल आपका और कोई फैमिली मेम्बर या कोई भी बाहर थर्ड पर्सन उसे ना देख सकें। नेक्स्ट HTTP। ठीक है, HTTPS में S का अर्थ है सिक्योर, इंपॉर्टेंट है ही, जिसका अर्थ है वेबसाइट SSL इंक्रिप्शन का इस्तेमाल कर रही कोई भी निजी संवेदनशील जानकारी दर्ज करने से पहले साइट सुरक्षित है। यह पता करने के लिए अपने ब्राउज़र के एड्रेस बार में HTTPS या पैडलॉक का आइकन की जांच करें। आपको अपनी डिटेल्स उन्हीं वेबसाइट्स पर एंटर करनी चाहिए जहाँ पे S सिक्योर वाली वेबसाइट हो या फिर पैडलॉक हो। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी, वेबसाइट की गोपनीयता नीतियाँ, यूज़र समझौते, एग्रीमेंट में यह जानकारी देनी चाहिए कि आपकी जानकारियाँ कैसे एकत्रित और संरक्षित की जा रही है। साथ ही साथ यह भी बताया जाना चाहिए कि यह साइट आपके ऑनलाइन गतिविधि को कैसे ट्रैक करती है। ऐसी वेबसाइट जो उनकी नीतियों में यह जानकारी नहीं देते हैं उनसे आम तौर पर बचा जाना चाहिए ना। जो एक वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसीज़ होती है ना, आपको उनको भी रीड करना चाहिए कि आपके द्वारा ब्राउज की जाने वाले आइटम्स को कितना स्टोर करके रखना है, किस तरह से यूज़ करें, किसी थर्ड पार्टी को तो नहीं दे रहे हैं ना। तो आपको वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसीज़ को पहले रीड करके ही अपने उन पर वर्क करना चाहिए। अपने वित्तीय लेन देन की निगरानी करें, मॉनिटर योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। आपको किसी भी दुर्भावपूर्ण लेन देन, मैलिशियस ट्रांजैक्शन की जांच के लिए अपने बैंक स्टेटमेंट, वित्तीय विवरणों को लगातार जांचते रहना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार के वित्तीय खतरे से समय रहते बचा जा सके। यानी आपके जो भी बैंक डिटेल्स है, आपका अमाउंट है, आपके स्टेटमेंट है, उनको कंटिन्यू बेसिस पर आपको चेक करना चाहिए। कहीं ज़्यादा पैसे तो नहीं लग गए, कहीं आपने कोई ट्रांजैक्शन करा नहीं है और फिर भी आपके अकाउंट से डेबिट हुए हैं,
ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डेली बेसिस पर अगर चेक कर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे डेबिट हुए। अगर आपने नहीं करा तो किसने करा, अगर कहीं कोई आपके अकाउंट का मिसयूज़ तो नहीं कर रहा। इसलिए समय समय पर अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को क्या करते रहना चाहिए, मॉनिटर करते रहना चाहिए। पब्लिक वाईफाई से बचे। आमतौर पर हमलावर यूजर्स की जानकारी चोरी करने के लिए असुरक्षित सार्वजनिक नेटवर्क का यूज़ करते हैं। इसलिए आपको इन नेटवर्कों का उपयोग करने से बचना चाहिए। कहीं कहा जाता है ना कि वहाँ फ्री वाईफाई मिल रहा है, आप जाके वहाँ पे बैठ जाइए, आपका डेटा कंज्यूम नहीं होगा, आप फ्री वाईफाई के थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट हो जाइए। तो ऐसे पब्लिक वाईफाई का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हैकर्स इन पब्लिक वाईफाई के थ्रू सिंपल वे में किसी भी यूज़र के मोबाइल की डिवाइसेस तक पहुंच जाते हैं और उनकी डिटेल्स को एक्सेस करके उनका यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि पब्लिक है तो बहुत ही आसान होता है किसी भी पर्सन की डिटेल्स तक, किसी भी पर्सन की डिवाइस तक पहुंचना हैकर्स का। स्टोर पासवर्ड को डिसेबल करें। कई बार होता है ना, आप कोई पासवर्ड एंटर करते हो तो आपको कहा जाता है सेव करना चाहते हैं, नेवर करना चाहते हैं। तो आपको पासवर्ड सेव नहीं करने चाहिए, नेवर करना चाहिए, क्योंकि कभी भी आपका फ़ोन किसी और पर्सन के पास गया, पासवर्ड सेव है तो वो उसका मिसयूज़ कर सकता है ना। तो आपको इन्हें डिसेबल करना चाहिए। लगातार सभी ब्राउज़र और वेबसाइट आपके पासवर्ड याद रखने की पेशकश करते हैं। इस सुविधा को इनेबल करने के से आपके पासवर्ड को आपके कंप्यूटर पर एक स्थान पर संग्रहित किया जाता है ना, स्टोर कर दिया जाता है, जिससे साइबर के लिए आपके वही जो मैंने बताया, आपके पासवर्ड के बारे में पता करना आसान हो जाता है। आपको अपने ब्राउज़र का ये फीचर डिसेबल करके अपने सारे पासवर्ड मिटा देने चाहिए। आपको सेव नहीं करने चाहिए कहीं पे भी। कहीं आप साइबर कैफ़े का यूज़ कर रहे हो या अपने डिवाइसेस का या अपने लैपटॉप का, डेस्कटॉप का, आपको पासवर्ड कहीं पर भी सेव नहीं करने चाहिए। अपने ब्राउज़र के पॉपअप ब्लॉगर को चालू रखें। पॉपअप ब्लॉगर एक ब्राउज़र फीचर है जो जब आप वेब सफरिंग कर रहे हैं तो इनेबल होना चाहिए। अगर किसी विशेष कारण की वजह से इसे डिसेबल किया गया है तो वे कारणपूर्ण होते हैं, इसे वापस इनेबल कर देगा। होता है ना, यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में पॉपअप मैसेजेस शो करवा देता है कि ये साइट इस तरह से है, या फिर यहाँ पे आपके पास आता है कि अलाउ करना चाहते हैं इस साइट की और डिटेल्स के लिए, तो उन्हें ब्लॉक करें, उनका यूज़ ना करें। और ये जो पॉपअप आपके मैसेजेस आता है ना, जिससे कभी कभी यहाँ पे आपने देखा होगा एक छोटा सा बॉक्स आ जाता है, मैसेज शो करवाता है ना, तो ऐसे मैसेजेस को आपको इनेबल रखना चाहिए। आपको बताते रहते हैं कि कोई साइबर अटैक नहीं हो रहा, या कोई इस फाइल स्कैन की गई है तो क्या डिटेल्स आई है, या आपका सिस्टम किसी थर्ड पार्टी के, या जो भी है सारी डिटेल्स आपको पॉपअप मैसेज के थ्रू पता होती रहती है। तो ये इन ऑप्शंस का ध्यान रखते हुए आप क्या कर सकते हैं, सिक्योर ब्राउजिंग का यूज़ कर सकते हैं। सिक्योरिंग ब्राउज़र कर सकते हैं ना, आपको दिक्कत नहीं होगी, आपके डिवाइसेस के कोई अनऑथराइज एक्सेस नहीं कर पाएगा, है ना। तो आपको इन हैबिट्स को अपने डेली लाइफ में यूज़ में लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा मेलिंग एटिकेट्स, ठीक है, मेलिंग शिष्टाचार। एक योग्य, समुचित, स्वच्छ ईमेल लिखना अपने आप में एक कला है, ठीक है। मेल्स लिखते हैं ना, उसे हम कहते हैं, उसे हमें किस किस तरीके से लिखना चाहिए, तो वो हमारे मेलिंग एटिकेट्स में आ जाता है। आपके द्वारा लिखे गए ईमेल और उनके जवाब उत्तर आपके बारे में एक धारणा पैदा करने की शक्ति रखते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप मौलिक आधारभूत मेलिंग शिष्टाचार सीखें, ठीक है। आप किस तरह से मेल लिख रहे हैं, सामने वाले पर्सन को आप किस तरह से एड्रेस कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। अगर आप मेल गलत भाषा में लिख रहे हैं तो सामने वाले का इंप्रेशन ऐसा लगेगा कि आपको कोई तरीका नहीं आता मेल लिखने का, और आप में कोई क्वालिटीज़ भी अच्छी नहीं है बोलने की, या शिष्टाचार आपके एटिकेट्स में कहीं ना कहीं कमी है। नेक्स्ट, अब इसमें हम देख लेते हैं हमें कौन कौन से एटिकेट्स को ध्यान में रखना चाहिए मेल लिखते टाइम। स्वयं का परिचय दें, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। यह आवश्यक नहीं है कि आप ईमेल लिख रहे हैं वो आपको जानता हो, इसलिए किसी को भी पहली बार ईमेल लिखते समय आपको संक्षेप में अपना परिचय देना चाहिए। साथ ही ईमेल लिखने के उद्देश्य भी प्रकट करना चाहिए। आप किसी को मेल कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है सामने वाला पर्सन आपको जानता होगा, है ना। तो आपको क्या करना होगा, अपने बारे में अपनी मेल में बताना होगा कि मैं ये नेम है, मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, जो भी आपकी डिटेल्स है वो आपको बतानी होगी। तब ही सामने वाला पर्सन आपको समझ पाएगा कि आप कौन हैं, आप क्या वर्क करते हैं, आपके किस रिगार्डिंग आप मेल लिख रहे हैं ना। तो ये सब क्लियर होना चाहिए। सब्जेक्ट लाइन को जांचें। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी सब्जेक्ट लाइन आपके ईमेल का सही उद्देश्य दर्शाती हो। आपके ईमेल का जवाब अधिकतर सब्जेक्ट लाइन देखकर दिया जाता है। अगर आपको कोई ईमेल आया है जिसमें सब्जेक्ट लाइन ठीक नहीं है तो आपको उस ईमेल का उत्तर देने से पहले उसकी सब्जेक्ट लाइन ठीक करनी
चाहिए। इससे ये सुनिश्चित होगा कि ईमेल का विषय सही है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लीव एप्लीकेशन लेनी है ना, तो अगर आपको लीव एप्लीकेशन लिखनी है तो आप सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, लीव एप्लीकेशन, है ना। अगर आपको लीव एप्लीकेशन लिखनी है और आप कुछ और ही सब्जेक्ट लिख रहे हैं, तो वो जो आपका सब्जेक्ट है वो आपके मेल के बारे में डिनोट नहीं करवा पाएगा कि आखिरकार आप मेल किस रिगार्डिंग लिख रहे हैं, है ना। तो जो भी सब्जेक्ट लाइन होगी वो आपके मेल का डिस्क्रिप्शन होगी, बहुत छोटे वे में आपको बताएगा कि हाँ ये जो मेल लिखी जा रही है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्या है। जैसे इस बचपन में हम लिखते थे, लेटर्स लिखते थे, सब्जेक्ट लिखते थे, वही आपको मेल में भी उसी सब्जेक्ट लाइन का बहुत ही प्रॉपर वे में यूज़ करना चाहिए, ताकि सामने वाला जो भी मेल रिसीव कर रहा है वो आपकी केवल सब्जेक्ट लाइन से ही समझ जाए कि आखिर मेल में क्या लिखा गया है। टू और सीसी के अंतर को समझे। टू में तो देखिए मैंने पहले भी बता रखा है, मेल वाली जो मेरी क्लास थी। टू यानी आप जिसके नाम पर लेटर लिख रहे हैं, है ना। फॉर एग्जांपल आप ऑफिस से लीव ले रहे हैं तो आप एडमिनिस्ट्रेटर के नाम पे अगर मेल दे रहे हैं तो किस में आ जाएगा, टू। अब आप चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर के साथ साथ आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भी बताना चाहते हैं कि आप लीव पे हैं, है ना। तो आप क्या कर देंगे, उन अकाउंट्स वाली ईमेल आईडी को सीसी में लिख देंगे। यह नहीं है कि आप टू में तो अकाउंट्स की आईडी लिख रहे हैं और सीसी में एडमिनिस्ट्रेटर को दे रहे हैं, है ना। ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, है ना। तो आपको टू सीसीसी और बीसीसी के डिफरेंस को समझना चाहिए। इनकी फुल फॉर्म आप लोगों को आई होप आती ही होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर भी बता देती हूँ। सीसी यानी कार्बन कॉपी, बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। इनका क्वेश्चंस काफ़ी बार आया हुआ है। जितने लोगों को आप ईमेल भेजते हैं उतनी ही आपको ईमेल का जवाब मिलने की संभावना कम हो जाती है। आप अपनी ईमेल ड्राफ्ट करते समय टू में उन्हीं लोगों को शामिल करें जिनको कि आप मेल पढ़ाना चाहते हो और उनसे उत्तर पाना चाहते हो, है ना, रेस्पॉन्स चाहते हो। इसी तरह सीसी में उन्हीं लोगों को शामिल करें जिनको कि आप ईमेल सिर्फ जानकारी के लिए भेजना चाहते हो। और बीसीसी का उपयोग सोच समझ कर करें। जिन लोगों को आप बीसीसी में शामिल करते हैं उनका नाम दूसरे लोगों को नहीं दिखेगा। ये सब मैंने मेरी मेल वाली वीडियोज़ में आपको बता रखा है, ठीक है। इन नाम लिखने का मतलब है उनकी ईमेल आईडी एंटर करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है संक्षेप, संदेशों को संक्षेप करें। कीप मैसेजेस ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। ऐसा नहीं है आप लीव ले रहे हैं तो आप लंबी चौड़ी अपनी डिटेल्स लिखते जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इस कारण विस कारण, तब जाके आप लीव के बारे में बताएं। आपको अपना मेल है जो बहुत शॉर्ट में लिखना होना चाहिए। जो भी रीज़न है, रीज़न बता के आपको अपनी लीव रिक्वेस्ट के लिए रिक्वेस्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं आप लंबा चौड़ा अपना मेल लिख रहे हैं ना, बहुत ही टू द पॉइंट आपको अपना मेल लिखना चाहिए। आप अपने मेल लिखते समय उसमें सिर्फ महत्वपूर्ण बातों का ही उल्लेख करें, उनका डिटेल सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही दें। मेल लिखने का उद्देश्य शुरू में ही स्पष्ट कर दें। आपकी मेल प्राप्त करने वाले के लिए इससे बुरा कुछ भी नहीं है कि उसे आपके ईमेल का अर्थ या उद्देश्य को समझने के लिए पूरे संदेश को ही पढ़ना पड़े, है ना। आपको ऐसा नहीं मेल लिखना कि वो आपको पूरे मेल को पढ़े, उन्हें आपके सब्जेक्ट लाइन से और आपके फर्स्ट पैराग्राफ से ही आइडिया लग जाना चाहिए कि आप किस लिए मेल लिख रहे हैं। बहुत लंबे ईमेल को अक्सर पूरा नहीं पढ़ा जाता है, कई बार तो व्यक्ति इन्हें पढ़ना ही भूल जाता है। इसलिए आपका ईमेल संदेश संक्षिप्त होना चाहिए और उसमें सभी आवश्यक डेटा और पॉइंट्स का उल्लेख होना चाहिए, ठीक है, सिंपल है। एक संदेश में कई विषयों पर चर्चा नहीं करें। डोंट डिस्कस मल्टीपल सब्जेक्ट इन सिंगल मैसेज। ऐसा नहीं है आप लीव एप्लीकेशन लिख रहे हैं और उसी में आप ऑफिस के सारे वर्क की डिटेल लिख रहे हैं, और भी कोई डिटेल है, किसी की मैरिज की डिटेल है, कोई इन्विटेशन है, वो भी आप उसी मेल में लिख रहे हैं ना। तो अपने एक मेल में आपको आपका जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड ही आपको मेल लिखनी चाहिए। बहुत सारे ऑप्शंस को, बहुत सारे पॉइंट्स को उसमें ऐड नहीं करना चाहिए। यदि आपको एक से अधिक विषय पर चर्चा करने की आवश्यकता है तो आप हर विषय के लिए अलग से ईमेल भेजें। यह मेल संदेश को संक्षिप्त करता है और आपको उसका उत्तर मिलने की संभावना बढ़ा देता है। नेक्स्ट, अपनी तान का ध्यान रखें। बी माइंडफुल ऑफ योर टोन। आप किस तरह से सामने वाले पर्सन से बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है आपसे सीनियर है और आप उन्हें तू कह रहे हैं और बहुत ही गलत तरीके से उन्हें एड्रेस कर रहे हैं, तो आपको अपनी टोन का मेल लिखते टाइम ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है सामने वाले पर्सन को आप बुरा फील करवा रहे हैं, है ना। फेस टू फेस बैठकों, मीटिंग्स या फ़ोन कॉल के विपरीत जो लोग आपके ईमेल संदेशों को पढ़ते हैं उन्हें आपके पिच, टोन, इन्फ्लेक्शंस, बॉडी लैंग्वेजेस और अन्य गैर मौखिक संकेतों का पता नहीं लगता है। अतः आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके ईमेल को गलत टोन से दूसरे लोगों को बुरा मान सकता है ना। आप एक तो सामने हम बोले, हमारा अलग तरीका था, एक केवल पढ़ने मात्र से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उसे कुछ और कहना चाह रहे हैं या आपके मैसेज का कुछ और ही मतलब निकल रहा है। तो अपनी टोन का आपको
ध्यान रखना चाहिए। रिप्लाई ऑल का अधिक उपयोग ना करें। कई बार आपके पास मेल आते हैं तो उसमें कहा जाता है रिप्लाई करें, तो रिप्लाई तो केवल उसके पास जाएगा जिसने कि आपको मेल लिखा है। रिप्लाई ऑल जो भी सीसी में अपने मेल आईडी लिखी हुई थी उनके पास भी क्या चल जाएगा, रिप्लाई ऑल चल जाएगा, है ना। तो रिप्लाई ऑल का ज़्यादा यूज़ ना करें। जिसने आपको मेल भेजा आप उन्हीं को रेस्पॉन्स दे सकते हैं, तो रिप्लाई ऑल का जब ज़रूरत पड़े तभी यूज़ करें, ज़रूरत से ज़्यादा रिप्लाई ऑल ऑप्शन का यूज़ ना करें। आपको ईमेल का जवाब हमेशा रिप्लाई ऑल में नहीं करना चाहिए। आपको ईमेल का जवाब रेस्पॉन्स सिर्फ मेल भेजने वाले को ही देना है। रिप्लाई ऑल का इस्तेमाल तभी करें जब आपका जवाब सबको जानना जरूरी हो, है ना, कभी कभी करें। हाई प्रायोरिटी फ्लैग का अधिक उपयोग ना करें। अधिकांश ईमेल प्रोग्राम आपको संदेश की प्राथमिकता निर्धारित करने की सुविधा देते हैं। हाई प्रायोरिटी उन्हीं संदेशों के लिए आरक्षित रखें जो वास्तव में बहुत जरूरी है। कई बार होता है कि हमें पता है हमारे ऑफिस से कोई मेल आ रहा है तो उसे हम हाई प्रायोरिटी दे देंगे। हाई प्रायोरिटी क्या होगा, वो आपको स्टार्टिंग में शो करवा देगा और वो आपको एक तरह से अलर्ट भी कर देगा कि आपकी हाई प्रायोरिटी का एक मैसेज आया है। तो ऐसा है कि आप कुछ ही ऑप्शंस के हाई प्रायोरिटी सेट करें। ऐसा नहीं है आप सभी आने वाली मेल्स को हाई प्रायोरिटी सेट कर दे तो वो आपको बार बार नोटिफिकेशन देके आपको डिस्टर्ब कर सकती है। तो सब ज़्यादा हाई प्रायोरिटीज़ वाले फ्लैग्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। सब कुछ बड़े अक्षर में ना लिखें। आपको अपनी मेल ज़रूरी नहीं हर चीज़ कैपिटल लेटर में लिखें, आप स्मॉल में लिखेंगे वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। कैपिटल लेटर में जहाँ ज़रूरत हो वहीं पे यूज़ करें। अपना ईमेल लिखते समय आपको उचित वाक्य का उपयोग करना चाहिए। कैप्स में सब कुछ मत लिखें। यदि आप बहुत कुछ महत्वपूर्ण हाईलाइट करना चाहते हैं तो केवल कुछ ही शब्द ऑल कैप्स में लिखें, यानी कुछ को ही लिखें, सबका नहीं। मेल भेजने से पहले प्रमाणिकता की जांच करें। आप जो मेल भेज रहे हैं उससे पहले पढ़ लीजिए अपने मेल को वापस कि आपने कुछ गलत या कुछ गलत सेंटेंस का यूज़ तो नहीं करा है। इससे आपके मेल की ऑथेंटिसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अपनी कंपनी का मेल निजी नहीं है। आप जिस भी कंपनी में वर्क कर रहे हैं उसकी ईमेल आईडी से आप किसी अपने पर्सनल मेल्स की तरह यूज़ में नहीं ले सकते। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको अपना पर्सनल मेल किसी को भेजना है तो आप अपनी खुद की पर्सनल मेल आईडी का यूज़ करें। कंपनी की मेल आईडी का वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। अपने ईमेल हस्ताक्षर का प्रयोग करें। आप सिग्नेचर लाइंस का यूज़ कर सकते हैं। तो वो क्या होगा, आपके मैसेज के साथ आप जो भी थैंक यू, रिगार्डिंग, थैंक्स एंड रिगार्ड्स और आपका नेम, आपकी कंपनी का नेम, वो क्या हो जाएगा, आपके सिग्नेचर लाइन में ऐड हो जाएगा। तो मेल में आप क्या कर सकते हैं, सिग्नेचर लाइंस का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपका नाम, पदनाम, कंपनी का नाम, नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट आदि का लिंक भी शामिल हो सकता है ना। जिस तरह से एक नीचे बॉटम में आ जाएगा पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। तो आपको बार बार अपने ये डिटेल्स नहीं लिखने पड़ेगी अगर आपने सिग्नेचर लाइन में इन्हें ऐड कर दिया है। स्पेल चेकर का यूज़ करें। स्पेल चेकर क्या होगा, कई बार हम कुछ स्पेलिंग ऐसी होती है जो गलत होती है, तो स्पेल चेकर अगर हम रन करेंगे तो क्या करेगा, हमें हमारी अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो वो हमें चेक करके बता देगा। कहीं ग्रामेटिकली मिस्टेक होगी तो वो भी हमें बता देगा कि कहीं पंक्चुएशन मार्क सही है या नहीं है। तो हमें स्पेल चेकर्स भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में मेल लिखते टाइम यूज़ में लेना चाहिए ताकि हमारा मेल में कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स होकर आगे ना जाए। तो इन ऑप्शंस का ध्यान में रखते हुए आप क्या कर सकते हैं, अच्छे मेल्स ड्राफ्ट कर सकते हैं और सामने वाले पर्सन्स को भेज सकते हैं। ठीक है, तो आपको इन ऑप्शंस को ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट आता है सोशल, लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ आईटी, यानी आईटी के जो सामाजिक, कानूनी और नैतिक पहलू हैं। अगर कुछ हैक हो रहा है तो उसके लिए कौन कौन सी धाराएं, सेक्शंस हैं, उनका इसके बारे में बताया जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी, जिसे आमतौर पर आईटी कहा जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आईटी हमारे जीवन के हर क्षेत्र में मौजूद है, घरों से कार्यालयों तक, सामान्य स्टोरों से बड़े संगठनों तक, गैर सरकारी संगठनों और सरकारी विभागों में, और इसी तरह कई और स्थानों पर भी, है ना। आईटी हर फील्ड में यूज़ हो रहा है। आईटी और आईटी सक्षम सेवाएं बहुत तेज गति से बढ़ रही है। आईटी समाज में विकास एजेंट की भूमिका निभा रहा है, लेकिन साथ ही साथ हम साइबर अपराध, साइबर क्राइम, कॉपीराइट मटेरियल की चोरी, है ना, प्राइवेसी ऑफ कॉपीराइट मटेरियल, साहित्यिक मटेरियल की चोरी, जालसाजी आदि घटनाओं से भी परेशान हो रहे हैं, है ना। आईटी में हमारा ये देखा ही हमने कि आईटी क्या है और हर जगह यूज़ भी हो रहा है, और कई जगह हमने ऐसे फ्रॉड्स भी देखे हैं कि आईटी के थ्रू हमारी चोरी हो रही है, अटैक्स हो रहे हैं। तो उनमें कुछ एक्ट्स भी बने हुए हैं। इन पर अगर आपका सच्ची में कोई कॉपीराइट एक्ट हुआ है या किसी ने आपकी डेटा का यूज़ करा है, आपकी बनाई गई वीडियोज़ का यूज़ करा है, तो आप उसके खिलाफ कानून की सहायता ले सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग में बढ़ते गहरे प्रभाव की वजह से जहां एक तरफ लोग अपने करीबी लोगों के साथ जुड़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ साइबर अपराधी सामाजिक इंजीनियरिंग के जरिए लोगों की कीमती जानकारी प्राप्त करके उन्हें नुकसान पहुंचाने की रणनीति
तैयार कर रहे हैं। डिजिटल साक्षरता में वृद्धि के कारण हम साइबर अपराधों में भारी वृद्धि देख रहे हैं। हालांकि सरकार इन स्थितियों से निपटने के लिए अपने कानूनी ढांचे लीगल फ्रेमवर्क में आवश्यक सुधार कर रही है एवं दिशा निर्देश बना रही है। इनसे बचने के लिए कुछ आवश्यक कानूनी जो अपडेट्स हैं वो सरकार समय समय पर कर रही है। हमारी संस्थाएं, कंपनियां, फर्म, ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर स्टैंडर्डाइजेशंस, ये इम्पॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकता और दिशा निर्देशों को पूरा करने के लिए खुद को तैयार कर रही है। ISO 27001 अंतर्राष्ट्रीय साइबर मानदंड, इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, जो एक सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना, कार्यान्वयन, संचालन, निगरानी, समीक्षा, रखरखाव और सुधार के लिए एक मॉडल प्रदान करता है। ISO क्या करता है? एक मॉडल प्रदान करता है इंटरनेट पर होने वाली हर एक एक्टिविटीज़ की, किस तरह से उन्हें मैनेज किया जा सकता है, किस तरह से उन्हें प्रोटेक्शन दिया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है भारत में IT के लिए कानूनी ढांचा, लीगल फ्रेमवर्क फॉर IT इन इंडिया। देखिए, भारतीय IT एक्ट 2000 है ना, इसमें क्या बताया गया है? यह भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से संबंधित प्राथमिक कानून है, प्राइमरी लॉ है। यह अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और डिजिटल हस्ताक्षरों को मान्यता देकर इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन के लिए कानूनी रूपरेखा प्रदान करता है। यह साइबर अपराध और उनके लिए निर्धारित दंड, पेनल्टी भी परिभाषित करता है। कौन सा? आपका इंडियन IT एक्ट 2000 है ना, ये इस तरह से आपको डिटेल्स प्रोवाइड करवाता है। इसका जो धारा है सेक्शन 65, उसमें क्या बताया गया है? कंप्यूटर स्रोत कोड, सोर्स कोड के साथ छेड़छाड़ करना, टेम्परिंग करना, सेक्शन 65 में ये बताया गया है। सेक्शन 66 में हैकिंग और कंप्यूटर अपराध के बारे में डिटेल दी गई है। सेक्शन 43 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ करना, सेक्शन 67 में इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील जानकारी छापना। तो ये सारी डिटेल्स हमारे इंडियन IT एक्ट के अंडर में आती है और अलग अलग सेक्शन का हम हमारे हुई अलग अलग हानियों के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है भारतीय कॉपीराइट एक्ट 1957। ये इंपॉर्टेंट है, पूरा पैराग्राफ है ना। ये निर्धारित करता है कि कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर कंप्यूटर प्रोग्राम की एक अवैध प्रति, इलीगल कॉपी ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम बनाता है तो दंडनीय अपराध है ना। आपके द्वारा बनाए गए वीडियो को कोई और बना रहा है तो वो क्या है? एक दंडनीय अपराध है। कंप्यूटर प्रोग्राम से तो कॉपीराइट प्रोटेक्शन उपलब्ध है लेकिन कोई पेटेंट प्रोटेक्शन नहीं है। कॉपीराइट का प्रोटेक्शन आपको IT में मिल जाएगा बट पेटेंट प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा। इसमें जो दंड है आपके इंडियन पेनल कोड है सेक्शन 406 विश्वासघात का अपराध, सेक्शन 420 धोखाधड़ी, बेईमानी, बोगस वेबसाइट, साइबर धोखाधड़ी, ये इसके अंडर आपके एक्ट्स वर्क करते हैं। नेक्स्ट आता है भारतीय संविदा अधिनियम 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कॉन्ट्रैक्ट्स के उल्लंघन, क्षति और अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के मामले में उपचार प्रदान करता है। जहाँ कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करा और वो उल्लंघन हो रहा है या उसकी कोई हानि हो रही है तो उसके लिए आपका ये एक्ट वर्क करता है। आज सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवाचार समाज के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक प्रभाव डाल रहा है और नीति निर्माता आर्थिक उत्पादकता, बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, गोपनीयता संरक्षण, प्राइवेसी प्रोटेक्शन और सूचनाओं की उपलब्धता और पहुंच की समस्याओं से जुड़े मुद्दों पर काम कर रहे हैं ना। IT हमारा इस फील्ड में वर्क कर रहा है। अभी किए जा रहे प्रयासों और हमारा द्वारा चुने गए विकल्पों के बाद में स्थायी परिणाम होंगे लेकिन साथ ही उनके सामाजिक और आर्थिक प्रभावों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी में नैतिकता और नैतिक आचार संहिता की बहुत आवश्यकता महसूस की जा रही है। नैतिकता यह निर्धारित करती है कि एक व्यक्ति के लिए क्या अच्छा है, समाज के लिए क्या अच्छा, और इसके हिसाब से लोगों द्वारा किए जाने वाले कार्यों एवं कर्तव्यों को स्थापित करती है। IT या कंप्यूटर एथिक्स में पेशेवर नैतिकता के बारे में बताया गया है जिसमें कंप्यूटर प्रोफेशनल अपने पेशे के भीतर अच्छे अभ्यासों द्वारा नैतिकता के मानदंडों को लागू करते हैं। IT में नैतिक प्रथाओं का उपयोग IT के कानूनी और सामाजिक पहलुओं को मजबूत करने और IT और IT सक्षम सेवाओं का आदर्श उपयोग करने में मदद करता है जिससे साइबर अपराधों को रोकने में मदद मिलती है। ठीक है, साइबर अपराधों को रोकने के लिए काफ़ी IT के ये जो वर्क्स हैं वो काफ़ी यूज़फुल रह रहे हैं। तो इसी के साथ आज हमारा चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट हुआ है। तो हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं कि कुछ इसमें जो 10 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उनके आंसर्स क्या हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा साइबर खतरा नहीं है? वायरस, ट्रोजन हॉर्स, ई-कॉमर्स या डिनायल ऑफ सर्विसेज। जैसा कि आप जानते हैं ई-कॉमर्स इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। HTTPS में S का मतलब
ऐसा मतलब यानी सिक्योर है, ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में जाना जाता है? ऑल कैप्स का अति प्रयोग, हाई प्रायोरिटी का अधिक उपयोग, रिप्लाई ऑल का अधिक प्रयोग, संक्षिप्त और उचित विषय। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो आपका मेलिंग शिष्टाचार में क्या हो जाता है, ये नहीं करना चाहिए आपको, ये भी नहीं करना चाहिए, रिप्लाई ऑल का ये भी नहीं करना चाहिए। तो डी इसका आंसर हो जाएगा, संक्षिप्त और उचित विषय आपका इसमें मेलिंग शिष्टाचार में आ जाएगा। सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सी एक ISO मानक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ISO 27000। भारतीय IT अधिनियम 2000 के नियम किस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए तैयार किए गए? आपके आयकर नहीं, औद्योगिक प्रौद्योगिकी नहीं, सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए ये IT एक्ट बने हुए हैं। एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्राम को सक्रिय रूप से हमले करता है, तो वो क्या हो जाता है, यानी कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्राम पर सक्रिय रूप से हमला करता है, तो इसका हो जाएगा आपका रेट्रोवायरस आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्यों कोई आपके कंप्यूटर में हैक बिना अनुमति प्रवेश कर सकता है? उन्हें आपको पसंद नहीं है, अपराध के लिए, दुर्भावपूर्ण कार्यक्रमों आदि के विपरीत करने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो 7 में आपका डी हो जाएगा। इन सभी के का जो मेन यूज़ रहता है हैकर्स का। यदि आपको एक मेल प्राप्त हुआ है जिससे आपसे आपकी यूज़र नेम और पासवर्ड की मांग की जाती है, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? उसे अपने ईमेल प्रदाता के माध्यम से फिशिंग स्पैम के रूप में रिपोर्ट करेंगे, संदेश को हटाएंगे, संदेश को ईमेल और पासवर्ड के साथ उत्तर देंगे, इनमें से कोई भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, ए का यूज़ करेंगे, फिशिंग स्पैम के रूप में रिपोर्ट करेंगे। एक मजबूत पासवर्ड होना चाहिए, दोनों अपर केस और लोअर केस होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। एक शब्द जो याद रखना आसान हो, जैसे कि पालतू जानवर का नाम। सी, नाम जिसमें कम से कम 8 वर्ण, अक्षरों, संख्याओं और वर्णों का संयोजन है, या आपका पूरा नाम। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि ये सभी होने चाहिए आपके स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा असली सुरक्षा प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा हैकर्स, बाकी आपके उसके अंदर में आ जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।